औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th साइंस ग्रुप, जिसकी आज एक्सरसाइज करेंगे 1.1। अच्छा, एक बात मैं क्लियर कर लेता हूँ, आज पहला लेक्चर है 1.1, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जो ना हमारे लिंक को शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आपने अपने व्हाट्सअप ग्रुप्स और फेसबुक ग्रुप्स, जितने भी आपके सोशल मीडिया पे अकाउंट्स हैं, वहाँ पे लाजमी जो है ना हमारे लिंक को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। दूसरी बात यह है कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 2 ऑब्जेक्टिव इतनी मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट हैं कि वो पेपर में आती ही आती हैं। वो आपको मैं लास्ट पे बताऊंगा, जब मैं सारा ऑर्डर का कंसेप्ट आपको बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, उसके अंदर ए जो मैट्रिक्स दिया गया है, तो उसके बारे में आपने ऑर्डर का बताना है कि अगर ये शॉर्ट में आ जाता है तो आपने ऑर्डर का किस तरह आपने इसका मेकअप करना है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का किस तरह मेकअप करना है, किस तरह आपने लिखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ नंबर, देखें ज़रा, नंबर ऑफ रोज़, ठीक है ना। उर्दू में आपने क्या लिखना है? कतारों की तादाद, ठीक है ना। कतारों की तादाद, कतारों की तादाद। देखो, कतार ये होती, रो ये होती ना, R1 ये R2, तो यहाँ पे आ गई 2, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ रोज़ कितने आ गए? 2, ठीक है ना। उसके बाद है आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलमों की तादाद, नंबर ऑफ कॉलम्स 2। ओके हो गया, समझ लगी बात की। उसके बाद आपने लिखना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, आपने लिखना है यहाँ पे, वो होता है आपके पास, देखो ज़रा, पहले रो बाद में कॉलम, 2/2। अब आप देखें ज़रा, आपकी जो ऑब्जेक्टिव है लास्ट पे जो दी होती है रिव्यू में, उसमें जो आपकी पहली मरूदी है उसके बारे में उसने पूछा हुआ है कि ये लिखा होगा 2 और 1 ये लिखा होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बड़ी दफ़ा आई हुई है ये वाली। तो ये देखो, ये R1 C1 C2, तो इसकी अगर हम ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, तो हम अगर ऑर्डर की बात करें तो आएगा 1/2। ये आप चेक कर लीजिएगा, रिव्यू एक्सरसाइज में मरूदी नंबर 1 है, ऑब्जेक्टिव नंबर 1। तो इसका जो मर्तबा आएगा ना, यहाँ पे आपने उर्दू मीडियम वालों ने क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है कालब 1 का मर्तबा 2/2। ये सेम उर्दू मीडियम के लिए भी हो जाएगा। ओके, समझ लगी ना बात की। इसके बाद अगर हम बात करें, बी है आपके पास, सेम टू ए, ठीक है ना। जिस तरह ए किया है वैसे ही बी करना है, क्योंकि इसमें भी देखो 2/2 का सारा आपके पास कालब है, मैट्रिक्स है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके पास डी है, तो डी की हम अगर बात कर लेते हैं तो इसी के ऊपर ही मैं डी करके दिखा लेता हूँ आपको कि नंबर ऑफ रोज़ R1 R2 R3, नंबर ऑफ रोज़ 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 1। तो इसका जो ऑर्डर आएगा, देखो ज़रा, इसी के ऊपर मैं कर रहा हूँ, इसी के ऊपर ही कर लेते हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ रोज़ 3, नंबर ऑफ कॉलम्स तो ये वो तो एक 1 नहीं है, ठीक है ना। नंबर ऑफ कॉलम कह लें, ठीक है ना। नंबर ऑफ कॉलम कितने? 1 नहीं है, ठीक है ना। लें नंबर ऑफ कॉलम 1। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी क्या आएगा? यहाँ पे आएगा आपके पास 3/1। समझ लगी बात की? क्या आएगा? 3/1। यू अंडरस्टैंड? ऐसे आपने इसे चेक कर लेना। उसके बाद आपके पास है ये वाला जी, कालब ई है, मैट्रिक्स ई है। क्या करें, उर्दू मीडियम भी साथ साथ बताना होता है, ठीक है ना। बच्चे उर्दू मीडियम वाले भी देखते हैं, तो इसलिए उर्दू में भी साथ साथ बताना लाजमी है। तो अब ये जो कालब है, मैट्रिक्स है आपके पास, R1 R2 R3 C1 C2। तो इसका जो आपके पास ऑर्डर बनेगा ना, इसी के ऊपर ही मैं करने लगा हूँ, फिर इसी के ऊपर ही करूँगा 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा 2, ठीक है ना। यहाँ पे कॉलम्स आ जाएगा, यहाँ पे 2 आपके पास, ठीक है ना। तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई। तो क्या बनेगा? हाँ जी, ये 3 ही रहना चाहिए था, 3, और ये बनेगा आपके पास 2।
तो 3/2 इसका जो ऑर्डर आएगा 3/2। अब मरूजी नंबर 3 की बात कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव नंबर 3। उसमें लिखा हुआ है कि कौन सा ऐसा ऑर्डर है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स का है, मुरब्बी कालब का है। तो वो होता है, हमेशा याद रखिएगा, जब रो और कॉलम दोनों सेम होते हैं 2/2, तो वहाँ पे लिखा होगा ऑप्शन 2/2। ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो 2/2 जो है ना, वो जो आपके पास ऑर्डर होता है ना, वो आपके पास मुरब्बी कालब का यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। ये भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। अब ये देख लेते हैं, R1 R2 R3 C1 C2 C3, R1 R2 R3 C1 C2 C3 दोनों की तादाद देखो, रो एंड कॉलम्स, रोज़ एंड कॉलम दोनों सेम उनकी तादाद, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया 3/3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। तो आप इसका आंसर ये बनेगा, नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल टू 3, नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल टू 3, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या आएगा, यहाँ पे इसका नाम क्या लिखा हुआ है जी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास जी। ओके, समझ लग रही है ना बात की। एक के ऊपर मैं सारे करवा रहा हूँ, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद देखो ज़रा, मेरे पास H है, क्या मेरे पास H, R1 R2 C1 C2 C3। तो इसका आपके पास जो ऑर्डर बनेगा ना, वो बनेगा नंबर ऑफ़ रोज़ वो आएंगे आपके पास 2, नंबर ऑफ़ कॉलम्स वो 3 आएंगे। तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा 3/2। तो इसका नाम क्या है H, तो ये बनेगा 2/3। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बड़ी मज़े की बात है कि अगर मेरे पास ये मैट्रिक्स है A = 1, तो ये मुझे बताएं कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। ये आपके पास जो मैट्रिक्स है, ये 3 तरह का मैट्रिक्स है। नंबर 1 रो मैट्रिक्स, सिर्फ एक ही रो है। नंबर 2 कॉलम मैट्रिक्स। नंबर 3 स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ लगी बात की। स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे है, क्योंकि 1/1 का इसका ऑर्डर है। और आपके पास ये कॉलम मैट्रिक्स कैसे है, क्योंकि एक ही कॉलम है। और रो मैट्रिक कैसे, क्योंकि एक ही रो है इसके अंदर। समझ लगी ना बात की। तो आई होप आपको अच्छे से समझ लगी होगी इस कंसेप्ट की कि ऑर्डर का कंसेप्ट क्या है। और ऑब्जेक्टिव भी 2 आपकी क्लियर हो गई हैं, ठीक है ना, 1 और 3 चेक कर लीजिएगा रिव्यू एक्सरसाइज में। जी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। इक्वल मैट्रिसेस आपने बताने हैं, मसावी कालब आपने बताने हैं। सबसे पहले मैं डेफिनेशन इसकी क्लियर कर देता हूँ कि इक्वल मैट्रिसेस वो होते हैं जिनका ऑर्डर और कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ जो है ना वो सेम होती हैं। मतलब कि जिनका मर्तबा और जिनके अरकान आपस में सेम होते हैं। समझ लगी ना बात की। वो इक्वल मैट्रिसेस होते हैं और वो आप उर्दू में से कह सकते हैं मसावी कालब होते हैं, ठीक है। अब एक और मुसीबत आ गई है, वो कौन सी, वो ये कि इक्विलेंट मैट्रिक्स कब होते हैं। वो तब होते हैं, ये लिख लें, ठीक है ना। ये लिखा आपके बुक में नहीं है, लेकिन कंसेप्चुअल ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है कि इक्विलेंट मैट्रिक्स कब होते हैं। ये तब होते हैं जब आपका ऑर्डर सेम होता है और करस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज़ होती है ना वो सेम नहीं होती। वो अरकान जो होते हैं ना आपके मैट्रिक्स ए और बी के सेम नहीं होते, लेकिन ऑर्डर सेम होता है, उसे कहते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। समझ लगी ना बात की। तो ये लिख लीजिएगा, ओके। अब इक्वल मैट्रिक्स को तो हम ऐसे डिफ़ाइन करते हैं इस तरह, ठीक है ना। लेकिन इक्विवेलेंट को कैसे करते हैं, इक्विवेलेंट को ऐसे करते हैं ए इक्विवेलेंट टू बी, ऐसे। समझ लगी बात की, ये याद रखिएगा। अब देखें ज़रा, अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ, देखूँ ज़रा, ए की जो एंट्री है वो 3 है और सी की मैं चेक करूँ 5 - 2, ये भी 3 आ रही है। तो इट मीन हम कह सकते हैं ये इक्वल है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, ठीक है ना, मसावी कालब हैं, ओके। इनका ऑर्डर भी सेम और इनकी एंट्री भी सेम, ओके। उसके बाद अगर मैं ये बात करूँ बी की, 3 और 5, 3 + 2 5, तो देखो ये भी क्या होगा आपके पास है, इक्वल मैट्रिक्स आ जाएंगे, इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है, दोनों ही। उसके बाद अगर हम बात करें एफ और जी की, तो ये 2 और ये 6 है, तो ये 3 - 1 2, 3 + 3 6। तो हम कह सकते हैं ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या है, ये भी इक्वलेंट नहीं है, बल्कि क्या है, इक्वल मैट्रिसेस हैं, ठीक है ना। इक्वलेंट नहीं है। इक्वलेंट कब होंगे, जब एंट्री सेम नहीं होगी। अब देखो ज़रा, ये 2 + 2, तो ये दोनों कैंसिल, 0 आ गया, ये 6 आएगा, ये भी 2 आएगा। तो देखो ये वाला आंसर आ रहा है ना, नीचे वाला, ये भी आंसर सेम है। तो देन हम क्या इसके बारे में कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि ये जो आपके पास जे है ना, जे
और H और E ये आपस में इक्वल मैट्रिसेस हैं। ओके, क्या है ये? इक्वल मैट्रिसेस हैं। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ इक्विवेलेंट मैट्रिक्स की, ठीक है ना। देखो ज़रा, A इज इक्वल टू 1 2, B इज इक्वल टू 1 5। तो देखो ज़रा, दोनों के आपके पास ऑर्डर सेम आ रहे हैं 1/2, लेकिन एंट्री सेम नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि A इक्विवेलेंट टू B, ठीक है ना। ये आपने जैसे मद्दा नहीं लिखते हैं, मद ऐसे ये साइन है, ठीक है ना। तो A इक्विवेलेंट टू B, ये जो है ना FSC की मैथ के अंदर इंशाल्लाह जो है ना आप जब जाएंगे ना, जो मैथ्स में इंजीनियरिंग में जाएंगे तो उनका कंसेप्ट काफ़ी हद तक ये क्लियर हो जाएगा। सर ने हमें ये पढ़ाया हुआ है कि इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है ना। अच्छा जी, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपका जो भी क्लास का टेस्ट होता है या आपका मंथली टेस्ट होता है स्कूल में, ठीक है ना, तो एकेडमी में कहीं भी टेस्ट होगा तो उसमें ये लाजमी पूछा जाएगा 1.1 से। ये मेरा गैस ले लें, ठीक है ना, समझ लगी ना बात की। ये ध्यान से अब देखो करना क्या है, इसका कंसेप्ट ध्यान से क्लियर करना है, ध्यान से। अब देखो ज़रा, हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने कंपेयरिंग करनी है ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। दोनों तरफ मुआवजना करने से, उर्दू में लिखेंगे आप, दोनों तरफ मुआवजना करने से, बाय कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। तो पहली एंट्री पहले के बराबर, ये पहली एंट्री है सारी, A प्लस C बराबर, इधर से पहली एंट्री ये वाली है 0 इक्वल टू 0, इसका नाम आपने 1 कह के छोड़ देना है। दूसरी एंट्री सारी के सारी ये है और दूसरी एंट्री इधर से ये है, तो ये आएगा A प्लस 2B इक्वल टू माइनस का 7 और इसका नाम आपने क्या देना है, 2 छोड़ देना है। तीसरी एंट्री ये वाली है C माइनस 1 इक्वल टू तीसरी एंट्री 3, तो इसका नाम आपने 3 कह के छोड़ देना है। चौथा आपका जो एलिमेंट है वो चौथे के बराबर आ जाएगा, पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के, चौथा चौथे के। तो 4D माइनस 6 बराबर है, इक्वल है 2D के, ठीक है ना, 2D के। ओके, अब आपने करना क्या है, यहाँ से गेम तो यहाँ से स्टार्ट होनी है, मज़े की गेम जो है ना वो यहाँ से ही स्टार्ट होगी, ये याद रखिएगा। करना क्या है, आपने इन 4 इक्वेशंस में, 4 मसावातों में वो वाली मसावात इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ढूंढनी है जिसके अंदर एक ही इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है। तो देख लो वो कौन सी, इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें 1 है लेकिन कंसिडर कर लो 2 ही हैं, ये भी डी और ये भी डी पड़ा हुआ है, लेकिन ये देखो ये वाहद पड़ा हुआ है CA की, तो ये आपने चूज़ कर लेनी है, ठीक है ना। तो क्या करना आपने आपने लिखना है यहाँ पे, हाँ जी, आप यहाँ पे लिखोगे टेकिंग इक्वेशन 3, मसावात 3 लेने से, मसावात 3 लेने से, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखना है C माइनस 1 इक्वल टू 3 है, तो -1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा +1, तो ये आपके पास आंसर क्या आएगा, आंसर इसका 4। ओके, तो C इज इक्वल टू 4 आ गया। अब आपने चेन बना के चलनी है, अब आपने C की वैल्यू फाइंड आउट की है, C की कीमत निकाली है, तो आपने ये देखना है कि अब C3 के अलावा किस में पड़ा हुआ है, C3 के अलावा किस में पड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये देखो ज़रा किस में पड़ा हुआ है, 3 में तो ठीक है, ये तो हमने सोल्व किया है ना। 1 में पड़ा हुआ है, कहाँ पड़ा हुआ है, 1 में, तो यहाँ पे आपने लिखना है पुट इन 1 मसावाद 1 में दर्ज करने से। आप उर्दू में क्या लिखोगे, मसावाद 1 में दर्ज करने से, तो जहाँ पे C दिखाई दे रहा है वहाँ पे आप 4 लगा दोगे। A प्लस 4 इक्वल टू 0, A इज इक्वल टू माइनस का 4, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, समझा की बात की। अब फिर देखो मैंने कहा था चेन बनानी है, अब A ढूंढना है आपने 1 के अलावा आपने A को ढूंढना है कि A किस में पड़ा हुआ है, A किस में पड़ा हुआ है, 2 में, तो यहाँ पे आप लिखोगे पुट इन 2, तो 2 में आप लगाओगे, देखो A की जगह पे लगाना है ना, -4 प्लस 2B इक्वल टू माइनस का 7, तो ये माइनस का 4 है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 4, ठीक है ना। तो 2B इक्वल टू प्लस का 4 माइनस 7 एज इट इज़ वैसे ही साथ आ गया, तो ये आपके पास बनेगा जी 2B इक्वल टू माइनस का
3, देखो ना बड़ी के साथ माइनस लगी हुई है तो 4 - 7 माइनस का 3, अब 2 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, माइनस का 3/2 और इसे पॉइंट में कन्वर्ट कर लो तो माइनस का 1.5 आएगा। कैलकुलेट करके देखना, 3 को 2 पे डिवाइड करना तो 1.5 आ जाएगा। वैसे भी पता चल रहा है कि इसका जो आंसर आएगा वो 1.5 ही आएगा, ठीक है ना, 3 को 2 पे डिवाइड करने से। उसके बाद आपने क्या करना है, अब देखो सिर्फ एक ही सिंगल वेरिएबल वाला वो सी वाला तो हो गया। अब देखो इक्वेशन 4 लेनी है, टेकिंग इक्वेशन 4, ठीक है ना, एक ही रहेगी है जो, वही आपने टेक कर लेनी है। यहाँ पे आएगा 4d - 6 = 2d, डी वाले एक साइड पे कर लो और बगैर डी वाले विदाउट डी वाले एक साइड पे कर लो। तो ये देखो ये इधर ही रहने तो 4d को, ये -2d हो जाएगा इक्वल टू प्लस का 6, तो कितना आएगा ये 4d में से 2d गए तो यहाँ पे बचेगा 2d = 6 और 2 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 2 × 2 कितना आएगा 2 × 3 = 6, तो डी का आंसर आ गया आपके पास 3। समझ लगी बात की, सिंपल सी बात है। आपने सारी इक्वेशन टेक की हैं लेकिन एक इक्वेशन आपके पास रह गई थी लास्ट पे 4, एक ही रह गई थी, वो आपने लास्ट पे वो ले लेनी है, ठीक है ना, उसका आपने डी का आंसर निकाल देना है और वाहद एक आपके पास वैल्यू निकलेगी जिसका आंसर जो है ना वो फ्रैक्शन में आएगा, यहाँ आप कह लो कि डेसिमल में आएगा, अशारिया में आएगा, बाकी सबके आंसर जो है वो इंटीजर में आएंगे, ठीक है ना, ये भी आपने देख लेना है। और ध्यान से कीजिएगा, 1.1 आपकी कंप्लीट हो गई, लेकिन मैं फिर भी आपको कहूँगा कि फ़ोकस करके स्टडी करनी है, कोई भी ऐसी चीज़ मैं रहने नहीं दूँगा जो आपको समझ ना लगे, ठीक है ना। तो ध्यान से आपने क्या करना है, अपनी स्टडी करनी है और ध्यान से फोकस करना अपनी स्टडी के ऊपर। अल्लाह हाफिज़।